हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भाग 5, जिसका संबंध संघीय कार्यपालिका से है, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। और भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक हम अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर था, जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किए थे, और राष्ट्रपति का जो हम अनुच्छेद देखेंगे, जिसमें हम इससे पहले वाले वीडियो में राष्ट्रपति का पद, जिसमें अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, उनकी दोबारा नियुक्ति के संबंध में, योग्यताएं क्या क्या होती है, दशाएं या शर्तें समझेंगे, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते इसको हम देखेंगे, साथ ही साथ राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसको हम समझेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अनुच्छेद 56 से लेकर अनुच्छेद 61 तक अध्ययन करेंगे। तो आप इस वीडियो पर बने रहेंगे। अगर इस सभी चीज़ों की आपको जानकारी लेना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के संबंध में जानकारी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 56 के संबंध में, कि अनुच्छेद जो 56 है इसमें राष्ट्रपति के किस चीज का उल्लेख किया गया है। तो इसमें बताया गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा बता दो, तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा की गई है। तो इसमें हम बात करते हैं। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल कब से स्टार्ट होता है, तो पद ग्रहण की तारीख से। कब से स्टार्ट होता है, पद ग्रहण की तारीख से लेकर वह 5 वर्ष की अवधि तक, कितने वर्ष की अवधि तक, 5 वर्ष की अवधि तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और यदि 5 वर्ष समाप्ति हो भी जाता है तो राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति ना आ जाए, तब तक यह अपने पद पर बना रह सकता है। लेकिन इनका कार्यकाल कितना निर्धारित है, 5 साल। कब से इनको हम काउंट करेंगे, तो जिस दिन पद ग्रहण किया जाएगा उस दिन से इनके कार्यकाल को काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम थोड़ा देखते हैं डिस्क्रिप्शन में कि क्या क्या इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले लेना पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। आगे हम देखते हैं, कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। इसका मतलब यह है कि जब तक कोई नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर नहीं आएगा तब तक उनको पद को संभालना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 56 में इन 2 बातों की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 56 क्या है, तो आप किसमें टिक लगाएंगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है सभी का। चलो अनुच्छेद 56 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 57 की ओर। अनुच्छेद 57 जो है इसका संबंध है आपका राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता के संबंध में है, जिसको हम कहते हैं दोबारा निर्वाचित। तो अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के संबंध में दोबारा निर्वाचित कैसे हो सकते हैं। तो इसमें देखो क्या लिखा है, यहां बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है, जो कर चुका है, तो संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए वह पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा। ऐसा अनुच्छेद 57 में लिखा है, 57 में। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति बन चुका हो या ना बना हो, तो उसको हम बात करें एक से अधिक बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया जा सकता है। ऐसा अनुच्छेद 57 में कहा है, जिसका मुख्य उदाहरण देखते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये राष्ट्रपति के पद पर 2 बार निर्वाचित हुए थे। तो इससे हमको याद रखना है। तो अनुच्छेद 57 का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके बाद ऐसे कोई व्यक्ति हुए नहीं जो राष्ट्रपति के पद पर 2 बार निर्वाचित हुए हों। तो राष्ट्रपति के पद पर 2 बार निर्वाचित होने वाले, दोबारा निर्वाचित होने वाले एकमात्र व्यक्ति जो थे, जो है आपका राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
तो अनुच्छेद 57 समझ में आया कि राष्ट्रपति के पद पर दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 57 में ये बात कहा गया है। ठीक है, चलो तो अनुच्छेद 57 के बाद आगे बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 58 की ओर। अनुच्छेद 58 जो है इसमें बताया गया है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता के संबंध में, कि राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता के संबंध में कौन सा अनुच्छेद आपको याद रखना है? तो अनुच्छेद 58। तो योग्यता में क्या क्या लिखा है? तो सबसे पहला योग्यता में बताया गया है भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, और तीसरा लोकसभा का सदस्य बनने योग्यता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है बता दीजिए कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। उनकी आयु कितना वर्ष पूर्ण होना चाहिए? 35 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, और साथ ही साथ हम देखेंगे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले और क्या ध्यान में रखना है कि उनके पास कम से कम 50 प्रस्तावकों की सूची होनी चाहिए और 50 अनुमोदकों की सूची होनी चाहिए। ये हम कल और चर्चा कर चुके हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें हम लेकिन 3 महत्वपूर्ण योग्यता में ये आपको तीनों को याद रखना है। पहला, राष्ट्रपति की योग्यता में भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इन तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उनके जो निर्वाचन मंडल में होंगे उनका हस्ताक्षर आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 58 के संबंध में। ठीक है, चलो अनुच्छेद 58 के बाद हम आगे देखते हैं, जिसे जो है हमारा अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। शर्तें में देखो नकारात्मक जो चीजें होती हैं जिसको हम इसमें बताया गया है। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्त रखी गई है, जिसमें पहला है कि वह व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए, शर्त है। दूसरा, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और तीसरा, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये एक प्रकार के शर्त है अनुच्छेद 59 में कि जैसे कोई व्यक्ति पागल है तो राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता। दिवालिया का मतलब संपत्ति से ज्यादा उनका कर्ज हो चुका है तो बैंक उनको दिवालिया घोषित करता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा राष्ट्रपति का। साथ ही साथ कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है तो भी वह व्यक्ति मुख्य रूप से पद धारण नहीं कर पाएगा, चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लाभ के पद पर केवल हम बात करें तो सरकारी जो नौकरियां हैं यही कहलाता है लाभ का पद। यदि कोई मान लो आईएएस है, आईपीएस है या अन्य किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको उन पद को छोड़कर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में देना है। तो कोई भी सरकारी जो नौकरी होता है वही होता है लाभ का पद। अगर उसमें है तो चुनाव नहीं लड़ सकता, अगर वहां से त्याग पत्र दिया है तो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 59 के संबंध में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 59 के बाद हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में देखो क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 60 में बताया गया है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 60। ठीक है, अनुच्छेद 60 क्या बता दीजिए? तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। ठीक है, तो शपथ ग्रहण से संबंधित देखो 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है ये शपथ दिलाते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वहां का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश भी शपथ दिला सकता है। ठीक है, तो शपथ के संबंध में ये 2 पॉइंट आपको एग्जाम में पूछा जाता है। पहला चीज हम देखें कि राष्ट्रपति पद धारण करने से पूर्व भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। ठीक है, दूसरी हम बात करें तो उसमें लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो ये 2 पॉइंट आपको यहां से याद रखना है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 60 जो है वह है शपथ ग्रहण से संबंधित। तो शपथ दिलाता कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश।
और यदि वह नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश दिला सकता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अनुच्छेद 60 के बाद हम आते हैं अनुच्छेद 61 की ओर। चलो, अनुच्छेद 61 का जो संबंध है वह देखते हैं क्या है मुख्य रूप से। तो अनुच्छेद 61 में क्या क्या बताया गया, ध्यान देंगे सब लोग। तो यह राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, समझ आ पा रहा है। तो अनुच्छेद 61 मुख्य रूप से किससे रिलेटेड है, राष्ट्रपति के महाभियोग। महाभियोग का मतलब ये होता है कि उन्हें पद से हटाना। राष्ट्रपति को यदि पद से हटाना होता है तो उनके खिलाफ सदन में महाभियोग लाना होता है। और महाभियोग हम कहाँ लाते हैं, तो महाभियोग लाया जाता है संसद में। महाभियोग कहाँ लाते बता दो, संसद में महाभियोग लाया जाता है। अब जो महाभियोग होता है जो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए लाते हैं, तो हम उससे कहाँ कहाँ ला सकते हैं, तो या तो हम उसे लोकसभा के अंदर भी ला सकते हैं महाभियोग, और राज्यसभा में भी हम महाभियोग ला सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिस भी सदन में महाभियोग लाते हैं तो महाभियोग लाने से पहले कुछ साइन कराना पड़ता है सदस्यों से। तो मान लेते हैं कि हम लोकसभा से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि लोकसभा में महाभियोग लाए हैं। तो महाभियोग लाने के लिए या प्रस्ताव को प्रारंभ करने के लिए जितने भी सीट हैं, जैसे कि 545 टोटल सदस्य संख्या है, इनका 1/4 का साइन पहले चाहिए। अभी पारित नहीं हो रहा है, अभी केवल प्रस्ताव को हम ला रहे हैं। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो हम प्रस्ताव ला रहे हैं, तो प्रस्ताव को चालू करने के लिए कितना साइन चाहिए, कितना बहुमत चाहिए, तो 1/4 का बहुमत चाहिए। अब मान लेते हैं कि लोकसभा में इतना बहुमत मिल गया, तो अब उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब इसको प्रस्ताव को पारित कराना होगा। प्रस्ताव तो आ चुका है, प्रारंभ कर चुके हैं। तो प्रस्ताव को पारित कराने के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। टोटल जितने भी सीट हैं उनका कितना बता दो, 2/3 बहुमत से हम महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया गया है उन्हें हम पारित करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो चुका है, इसके पश्चात क्या होगा, तो हम ध्यान देंगे कि दूसरे सदन में भेजने से पूर्व 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है। राष्ट्रपति को कितना दिन पहले, 14 दिन पूर्व सूचना देंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो महाभियोग प्रस्ताव को हम दूसरे सदन में भेजते हैं तो कितना दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना होगा, तो 14 दिन के पहले। अब सूचना दे चुके हैं और उसको हम अन्य सदन में भेज चुके हैं, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जैसे हम महाभियोग को भेजे तो यहां भी हमें कितने बहुमत से पारित कराना होगा, तो यहां भी चाहिए 2/3 बहुमत। टोटल 245 सीटें हैं, इसका 2/3 बहुमत यदि मिल जाता है तो यहां से भी महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना होता है, ठीक है। तो ये होता है अनुच्छेद 61 जो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी का। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलो इसके अलावा हम बात करें कि महाभियोग क्यों लगाया जाता है, इसका रीजन क्या है। तो महाभियोग को लगाने का रीजन हम बात करेंगे। तो महाभियोग क्यों लगाया जाता है, तो यदि हम मान लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को समय से पूर्व यदि हटाना है, समय से पूर्व हमें क्या करना है, हटाना है, तो उसके लिए महाभियोग लाना होता है। तो महाभियोग क्यों लाते, समझ आ गया है कि देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल हम बात करें तो 5 वर्ष का होता है, इससे पहले हम देख चुके हैं। लेकिन राष्ट्रपति को यदि हमें हटाना है समय से पूर्व तो हम महाभियोग प्रक्रिया से हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया ऐसी अपन ला नहीं पाएंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ आधार होता है। तो मुख्य आधार का हम बात करें तो पहला आधार है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करता है तो ही उसके खिलाफ हम महाभियोग ला के हटा सकते हैं। या दूसरा चीज हम देख सकते हैं, यदि राष्ट्रपति शारीरिक रूप से असक्षम है कार्य करने के लिए तो उस समय भी राष्ट्रपति पर महाभियोग ला सकते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का मुख्य 2 आधार क्या क्या है बता दीजिए। तो यदि वो संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करता है तो, और दूसरा शारीरिक रूप से असक्षम होने पर ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। चलो लाने के लिए कुछ कुछ शर्तें हैं, उसको हम देख लेते हैं कि यदि हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लाते हैं तो कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जैसे कि
हम बात करें प्रस्तावित आरोप एक संकल्प के रूप में पेश होना चाहिए सदन के अंदर। संकल्प को कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है, कि संकल्प को कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देने के बाद प्रस्तुत किया गया होना चाहिए। तीसरा हम बात करें, जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है वहां कुल सदस्यों का 1/4 बहुमत मिलना आवश्यक होना चाहिए, कि 1/4 बहुमत मिलेगा तभी प्रस्ताव को लाया जा सकता है। ठीक है, चलो, तो ये कुछ शर्तें हो गया। शर्तों में एक और बात करें, चौथा नंबर, कि प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितना बहुमत चाहिए बता देते हैं, तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होता है, पहले हम देख चुके हैं। दूसरे सदन में यदि प्रस्ताव जाता है पारित होके तो वहां भी कितना साइन चाहिए, तो 2/3 साइन वहां भी चाहिए होता है। ठीक है, तो दोनों जगह ही 2/3 साइन आवश्यक होता है। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं, कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि मान लेते हैं संसद के, जब देखो संसद के किसी एक सदन द्वारा इस प्रस्ताव का आरोप लगाया जा चुका हो, तब दूसरा सदन इस आरोप की जांच करता है। जैसे मान लेते हैं लोकसभा में, हम यहाँ पर देखते हैं ये जो लाइन लिखा है इसका मतलब क्या है। तो इस लाइन का मुख्य अर्थ यह है कि जैसे हमारे पास 2 सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा क्या है, राज्यसभा। यदि लोकसभा में मान लो प्रस्ताव को लाया गया है, तो उस समय राज्यसभा जो भी आरोप राष्ट्रपति पर लगाया गया है उनकी क्या करता है, जांच करेगा। क्या करेगा बता दो, जांच। या हम मान लेते हैं राज्यसभा में यदि प्रस्ताव लाए तब क्या करेंगे, तो राज्यसभा में यदि प्रस्ताव लाए हैं तो लोकसभा वाले प्रस्ताव की क्या करते हैं, जांच की जो कारण है उसको देखते हैं। ठीक है, तो वही लाइन यहां लिखा है कि जब संसद के, लाइन को ध्यान से पढ़िए यहां पर, जब संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रस्ताव का आरोप लगाया जा चुका हो, तब दूसरा सदन द्वारा इस आरोप की जांच की जाती है। इस जांच प्रक्रिया में राष्ट्रपति को उपस्थित होकर अपना बचाव करने का अधिकार होता है। यदि जांच सदन अपने जांच के बाद कुल सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत से पहले सदन द्वारा पारित संकल्प का अनुमोदन कर देता है, तो महाभियोग की कार्यवाही पूर्ण हो जाती है और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देता है। ठीक है, देखो पहले सदन में तो ऐसे ही पारित हो चुका था, दूसरे सदन में फिर साइन करवाएंगे 2/3, और जैसे 2/3 साइन होगा तो प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पारित, जिसके बाद राष्ट्रपति को क्या देना होता है, त्याग पत्र देना होता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 61। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो अनुच्छेद 61 क्या है, तो ये होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित जो भी नियम कानून उसके बारे में आपको याद रखना है। अब फुल डिटेल्स आप समझ चुके हैं प्रोसेस के माध्यम से कैसे कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे हम बात करें अनुच्छेद 62 के संबंध में। एक अनुच्छेद और देख लेते हैं, 61 तक हम चर्चा करेंगे बोले थे, लेकिन एक अनुच्छेद और बचा उसको भी कवर कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 62 जो है इसमें बताया गया है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होनी चाहिए उसके बारे में अनुच्छेद 62 में चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति का पद जहाँ खाली हो जाता है तो कितने समय में भरना है, और यदि कोई नया व्यक्ति आता है तो उसकी पदावधि क्या होगी, इसकी चर्चा किसमें किया गया, तो अनुच्छेद 62 में किया गया है। ठीक है, चलो तो पहला पॉइंट हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट में लिखा है कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले पूर्ण कर लेना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा है राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, तो इनका निर्वाचन 5 साल पहले ही कर लेंगे और जिस दिन राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होगा उसी दिन दूसरा व्यक्ति बैठ जाएगा। तो यह है समय के बारे में निर्वाचन से संबंधित। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट यदि लिखा है कि यदि यहां पास राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन
रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथा शीघ्र प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति का अचानक मान लेते हैं कहीं भी राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया, पद त्याग हो गया या किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो 6 माह के भीतर उनका चुनाव कराना आवश्यक होता है। 6 माह के भीतर उस पद को भरना आवश्यक होता है। अच्छा, इस बीच कौन काम करेगा राष्ट्रपति के रूप में? तो जो भी उस समय उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति का पद संभालते रहेगा और अधिकतम 6 माह तक संभाल सकता है, क्योंकि 6 माह के भीतर नियम है अनुच्छेद 62 में कि वह नवनिर्वाचित व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में आ जाना चाहिए। अब यहां देखते हैं ध्यान से कि रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने के लिए हकदार होगा। जैसे कि मान लो कि राष्ट्रपति का अचानक मृत्यु हो गया, फिर नया व्यक्ति आया है, तो वो जो नया व्यक्ति आया है वो कितने वर्ष तक पद ग्रहण करेगा? तो पूरा 5 साल तक नए कार्यकाल अवधि से पद धारण करेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई देख लो पुराना जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल मान लो 3 साल बचा था और नया राष्ट्रपति जो आया उनके मृत्यु के बाद वो 3 साल के लिए नहीं बनेगा, वो सिर्फ 5 साल के लिए बनेगा हमेशा। तो राष्ट्रपति का पद जब भी कोई धारण करेगा तो कितने वर्ष के लिए धारण करेगा? वो 5 वर्ष के लिए धारण करेगा। ऐसा नियम इसमें बताया गया है। क्लियर सभी का? तो ये हो गया अनुच्छेद 62 के संबंध में। तो 2 चीजों की चर्चा है। तो सबसे पहले रिक्ति को भरने का जो समय के संबंध में और पदावधि के संबंध में चर्चा की गई थी। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 62 तक कंप्लीट राष्ट्रपति के संबंध में। कल हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्ति होती है, उनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया ना आया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलो, तो कल हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में। आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी है जिसको आपको ध्यान देना है। चलो, आप आज वीडियो के अंतर्गत जो भी कंटेंट देखे हैं इसके संबंध में यदि आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए देखो क्या करना होगा। तो हमारी जो संस्था है कैरियर एकेडमी, इनका टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चलता है, जो चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोग्राम, जैसे कि आप वीडियो में आज देखें तो इस वीडियो में जितने भी आज हम पढ़े हैं उसका आपको टेस्ट दिलाना है। एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं तो उसके लिए आप हमसे आसानी से जुड़ सकते हैं। आप इस वीडियो को कभी भी देखते हो, जैसे मैं आज जिस दिन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप 1 साल बाद भी यदि वीडियो देख रहे होंगे तो उस दिन भी ये नियम लागू होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आप जब बोलेंगे तब आप इसको दिला सकते हैं। ठीक है, चलो। तो इससे क्या होगा, जैसे कि हम तैयारी कर सकते हैं रेलवे, बैंक, एसएससी, पीएससी, व्यापम, ये सब चीज़ का तैयारी कर सकते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद जो सुविधाएं दी जाएगी जिसमें हम देख सकते हैं सभी जो भी आप वीडियो देखें उसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और हर एक टॉपिक का वीडियो लिंक दिया जाएगा। तो ये 3 प्रमुख सुविधाएं हैं इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद। पीडीएफ मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट दिलाने मिलेगा और वीडियो के माध्यम से आपको हर एक जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो घर बैठे यदि आपको एग्जाम की तैयारी करना है तो इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता। जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर दी ली है इसमें आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और इसको टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का जो शुल्क रखा गया है वह रखा गया प्रति माह 400 रुपये। तो ये हमारा जो भी वीडियो सीरीज चल रहा है ये जब तक चलेगा, जितने भी माह तक, प्रति माह 400 रुपये देकर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, कंप्लीट आप शानदार टेस्ट दिला सकते हैं और हर एक टॉपिक का वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। और जो भी आज हम पीडीएफ में देंगे उसका नोट्स आप कॉपी में बना सकते हैं अच्छे से और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे आप जल्द से जल्द किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। धन्यवाद।